अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर नहीं गया था। वो डाइनिंग रूम में जाकर नीले बांस के सिरों को भी नहीं खा रहा था, क्योंकि इस वक्त पे वो डायरिया का शिकार नहीं होना चाहता था। चिप की पुष्टि करने के बाद वो बेड से उठा और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा। एक लंबा समय हो गया है, अभिमन्यु ने खुद से कहा। उसने चांदी की 2 धारी तलवार को अपने बेल्ट में खोसा। ये पासा की तलवार थी। उसकी तलवार झड़प के दौरान टूट गई थी और उसे मरम्मत के लिए लोहार के पास भेज दिया गया था। उसने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी और कमरे से बाहर चला गया। महल में थोड़ी शांति लग रही थी, क्योंकि सारे योद्धा और भविष्य में बनने वाले शूरवीर महल छोड़कर नया वर्ष मनाने अपने अपने घर गए हुए थे। सिर्फ कुछ ही सेनानी महल में थे और ये वो लोग थे जिनका खुद का कोई परिवार नहीं था। उन सबको महल में रहने, खाने और सीखने की एवज में काम करना होता था। एक बार सेनापति बन जाने पर उन्हें महाराज को 5 साल मुफ्त में अपनी सेवा देनी होगी और फिर वो सेना में शामिल होने यहां से जा सकते थे। उन सभी के पास कुंडलिनी का बीज था और वो सब निश्चय ही भविष्य में अच्छे शूरवीर बनते। ध्रुव को ये सब अभिमन्यु की याददाश्त में झांकने से पता चला। ध्रुव प्रशिक्षण के मैदान पर चला गया और वहां अकेला था। सुबह का समय था और आसमान में बादल गहराए हुए थे। ये देखकर ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। बारिश होने वाली है, ध्रुव ने आसमान की तरफ देखकर कहा। उसका मन वापस से महल में जाने का बिल्कुल नहीं था और अचानक उसे याद आया कि उसे जंगल में पासा के मरने वाली जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसके मृत शरीर के साथ क्या हुआ। ऐसा सोचकर अभिमन्यु महल के मुख्य दरवाजे की ओर चला। वहां 2 पहरेदार खड़े थे। अभिमन्यु को देख उन्होंने झुककर सलाम किया। क्या आप बाहर जा रहे हैं युवराज अभिमन्यु? एक सैनिक ने पूछा। हाँ, मुझे व्यायाम और टहलने की जरूरत है। क्या राम सिंह वापस आ गए? उसने सिर हिलाया और पूछा। हाँ, वे वापस आ रहे हैं और अपने साथ महाराज और कुछ योद्धाओं को भी ला रहे हैं, एक सैनिक ने हल्के स्वर में कहा। राम सिंह ने हमें सख्त चेतावनी देकर ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आप महल से दूर ना जाएं, खासकर गहरे जंगल की तरफ, उसने कहा। अभिमन्यु मुस्कुराया। राम सिंह जानते थे कि अभिमन्यु अपने पिता भवानी सिंह के अलावा किसी और की नहीं सुनेगा और इसलिए उसने युवराज अभिमन्यु को सिर्फ एक चेतावनी दी और जंगल में जाने से मना किया। वैसे उनके चिंतित न होने के 2 कारण थे। एक तो सर्वसामान्य कारण यह था कि उन्हें बाकी लोगों की तरह युवराज अभिमन्यु से कोई खास आकांक्षाएं नहीं थीं और अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो साम्राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, वो अभिमन्यु की तीरंदाजी की कला से परिचित थे और वे जानते थे कि छोटे मोटे खतरों से वो अपनी रक्षा कर लेगा। अपनी सेहत और टहलने का हवाला देकर अभिमन्यु मुख्य द्वार से बाहर आ गया। घुड़सवारी के खाली मैदान में उसने अपनी तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास किया और फिर थोड़ी देर बाद जंगल में चला गया। जंगल में दौड़ते हुए वो उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने पासा से लड़ाई की थी। उसने उस ढलान को देखा जहां पर वो छुपा था। आसपास की शाखाओं पर अभी भी खून के छींटे थे जो अब सूख चुके थे। ये सब देखने के बाद वो उस जगह पर पहुंचा जहां पासा मरा था। सिवाय खून के वहां कुछ भी नहीं था और वो खून के निशान झाड़ियों में जा रहे थे। अभिमन्यु समझ गया कि वो जानवर उसे जंगल में घसीट कर ले गया। चारों तरफ देखते हुए उसे अपना धनुष और तरकश भी मिला। उसने उन्हें उठाया और एक बार फिर खून के निशान पर नजर डाली। उसे बहुत कुछ सीखना और तलाशना बाकी था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अपनी दाहिनी तरफ से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। 2 अज्ञात लोग, कृपया सचेत हो जाएं, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु दबे कदमों से दाहिनी ओर बढ़ा और झाड़ी के पास खड़े होकर उन दोनों अनजान लोगों की बातें सुनने लगा। 4 दिन हो गए, हमारा काम यहाँ नहीं हो पाएगा, एक आदमी ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, ये ठीक है, महल में उसके वापस आने पर हम कर लेंगे, हमें बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ी तेज आवाज में एक महिला ने कहा। अभिमन्यु उन्हें सुन रहा था पर उसने महसूस किया कि उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो रही है, क्योंकि वो दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे।
इन दोनों की बातें सुनकर अभिमन्यु को भवानी सिंह की बात याद आ गई। ये शायद वही अपराधी हैं जिनकी खोज में वो लगे हुए हैं, और उसे याद आया कि सेनापति संग्राम सिंह ने कहा था कि ये कोई मामूली डाकू नहीं है, बल्कि कुशल योद्धा हैं। उनके पास लड़ने का अद्भुत कौशल है। पासा के साथ लड़ाई के बाद अभिमन्यु को अब किसी लड़ाई से कोई डर नहीं लगता था। उसके उलट उसे मजा आने लगा था। उसके पास चिप की मदद थी और उसने तलवार कौशल में निपुणता हासिल कर ली थी। उसने अपनी ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ा ली थी, और अब वो लगभग एक शूरवीर जितना ताकतवर बन चुका था। साथ ही उसकी फुर्ती और तीरंदाजी का कोई तोड़ नहीं था। खुद को और मजबूत बनाने के लिए उसे ऐसे ही अनुभवों की जरूरत थी। हालांकि उसने पासा को मार डाला था, पर इसमें जहर का काफी बड़ा योगदान था। अभिमन्यु ने कुछ देर ये सब सोचने के बाद दोनों का पीछा करने का फैसला किया। वो चिप के दिखाए गए रास्ते पे उनका पीछा करने लगा। करीब 10 मिनट के बाद उन्हें जमीन पर कुछ पैरों के निशान मिले। उसने तेजी से उसका पीछा किया। उसे हवा में मांस पकाने की सुगंध आने लगी। उसने आसपास का मुआयना किया। चारों तरफ काफी लंबे और घने पेड़ फैले हुए थे। जंगल यहाँ इतना सघन था कि दोपहर होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांझ हो गई हो। यहाँ की हवा में अलग ही ठंडक थी। अभिमन्यु ने अपना धनुष निकाला जो उसने अभी अभी उठाया था। उस पर उसने तीर साध लिया। ये जहर में डूबे हुए वो तीर थे जो उसने पासा के लिए रखे थे। अगर ये सारे अपराधी सचमुच सलादीन साम्राज्य के सेनानी हैं, तो वो उसे जल्द ही देख लेंगे, क्योंकि सलादीन साम्राज्य अपनी तीरंदाजी प्रतिभा के लिए जाना जाता है, और वहां के योद्धा अद्भुत पराक्रमी होते हैं, और उन्हें जंगलों का बखूबी ज्ञान है। अभिमन्यु बहुत सावधानी से चारों तरफ देख रहा था। मांस की गंध तेज होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उनका शिविर कहीं आसपास ही है। लेकिन उसने गलती से किसी चीज पर कदम रख दिया। कोई यहाँ है, बाहर देखो, किसी ने चिल्लाया। अभिमन्यु को समझ आ गया कि वो देख लिया गया है। 11 दुश्मन आगे, चिप ने बताया। अभिमन्यु ने लोगों को स्कैन किया। उसे नीले रंग की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। वे झाड़ी में छुपे हुए थे और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे सांप की तरह थे, शांत लेकिन तेज। उनमें से कुछ अभिमन्यु पर अपनी तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके तीरों का रंग हरा था, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। अभिमन्यु के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया। उसने एक तीर चलाया और ये तीर उनमें से एक को लगा। उसके कराहने की आवाज उसने सुनी। इसके बाद वो पेड़ के पीछे छिप गया। उन सबको भ्रमित करने के लिए उसने एक पत्थर हवा में फेंका। ऐसा करते ही एक ही समय में 3 हरे तीर पत्थर से टकराए, और टक्कर के बाद पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तीर की तीव्रता से अभिमन्यु हैरान रह गया। ये निश्चित रूप से कोई साधारण सैनिक नहीं था। इतना सटीक और शक्तिशाली तीर कोई कमजोर आदमी नहीं चला सकता। पत्थर से टकराने के ठीक बाद अभिमन्यु ने अपना तीर चलाया और एक दूसरा सैनिक मारा गया। वो भी चिल्लाने लगा, उसे घेर लो। वे गहरी आवाज वाला आदमी आदेश देने लगा। अभिमन्यु को तलवारें खींचने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो तीरंदाजी का खेल छोड़कर अपनी ज्यादा संख्या का फायदा उठाना चाहते हैं और अभिमन्यु को घेर कर मार देना चाहते हैं। अभिमन्यु भी उत्साहित था। उसे अपनी तलवार कौशल को परखने का एक और मौका मिल गया था। उसने भी अपना धनुष नीचे रखा और पासा की 2 धारी तलवार जो वो अपने साथ लाया था उसे जोर से जकड़ दिया। उनके पास आने की आवाज तो बिल्कुल नहीं हुई, पर वो जानता था कि वो सब दबे पांव उसकी ओर आ रहे हैं। अभिमन्यु ने अपनी दाहिनी तरफ से आए हुए वार को रोका और उसने देखा कि उनकी तलवारें बहुत पतली हैं, सिर्फ 1 उंगली जितनी। वार रुकने के बाद अभिमन्यु ने धक्का देकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया और इसका फायदा उठाकर अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। नीले बांस की टहनियां खाकर अभिमन्यु की ताकत में अद्भुत बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही पासा की तलवार ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। एक को समाप्त करने के बाद
वो बाईं ओर मुड़ा और वार से नीचे झुककर बचते हुए पीछे देखे बिना उसने तलवार आगे की तरफ घुसा दी। वो तलवार सीधे उस दूसरे आदमी की छाती के पार हो गई। सुमंत! एक महिला चिल्लाई। अभिमन्यु ने अपने होंठ दांतों तले दबाए और सामने की ओर भागा। वो बाईं ओर कूद गया और जहां से आवाज आई थी वहां तलवार चला दी। महिला ने अभिमन्यु के पहले 2 हमलों को रोक लिया, लेकिन अभिमन्यु ने आसानी से तीसरे हमले में अपनी रफ्तार का फायदा उठाते हुए उसका सिर काट दिया। वो तुरंत मर गई। चिप ने अभिमन्यु को युद्ध के मैदान में हर पहलू को पकड़ने में मदद की। 8 लोग बचे थे और उन्होंने आखिरकार उसे घेर लिया। उन सभी ने हरे रंग के सूट पहने थे जिन पर पेड़ के पत्ते थे। हालांकि वो घिर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने महसूस किया कि लड़ाई के दौरान वो उनसे बहुत तेज और फुर्तीला है और चिप की मदद से वो हर एक वार को आसानी से चकमा देकर बच सकता है। ये अभिमन्यु चौहान है, भवानी सिंह का बेटा, एक लड़के गुस्से में चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि वो लगभग 17 वर्ष की होगी। ये ऐसे कैसे संभव है? इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? अभिमन्यु मुस्कुराया। वो 1 सेकंड में लड़की की ओर दौड़ा और उसकी गर्दन काट दी। उसे मार डाला है भगवान! उसने अभी माधुरी को मार डाला। सारे लोग आवेश में अभिमन्यु की ओर दौड़े। अभिमन्यु ने अपने शरीर को थोड़ा बाईं ओर झुकाया और 2 एक साथ हुए प्रहार को चकमा देते हुए नीचे की ओर झुका और एक आदमी की कमर पर वार किया। वो 2 हिस्सों में बट गया। बाकी लोग उसकी प्रतिक्रिया की गति और चपलता से हैरान थे। इससे पहले कि अभिमन्यु बाकी दोनों को मारता, उसे अचानक अपनी तलवार अपने सिर पर उठानी पड़ी। अभिमन्यु ने चिप के सहारे काले तीर को रोक लिया और ऐसा करते हुए वो अपना संतुलन भी खो बैठा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी! एक आदमी चिल्लाते हुए झाड़ियों से दौड़ा और अलग अलग दिशाओं में तलवार घुमाते हुए अभिमन्यु पर वार करने लगा। अभिमन्यु ने अपनी 2 धारी तलवार से सारे हमलों को रोक लिया। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसके हमले काफी तेज हैं, पर उसमें सटीकता का अभाव है। कई बार उसे ऐसा लगा कि ये और तेज हमला कर सकता है अगर इसने बेवजह के हमले ना किए होते। अभिमन्यु ने एक और बाईं ओर से आती हुई तीर को तलवार से रोका और चिप के सहारे जांच करने लगा। अज्ञात लक्ष्य, ताकत 2 से अधिक, फुर्ती 3 से अधिक, सहन शक्ति 2 से कम, लेकिन 1 से अधिक। वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है, 0 ने सूचना दी। अभिमन्यु पीछे हट गया और नीचे की तरफ झुककर बिना देखे ही तलवार का वार ऊपर की तरफ कर दिया। काम तमाम, अभिमन्यु ने पीछे कूदते हुए कहा। वो आदमी किसी डंडे की तरह सीधा खड़ा था। अभिमन्यु की तलवार उसकी ठुड्डी से घुसकर उसके सिर से बाहर आ गई थी और खून किसी बरसात के पानी की तरह बह रहा था। शूरवीर स्तर का वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये पहला शूरवीर स्तर का योद्धा है जिसे मैंने खुद मारा है। अभिमन्यु बहुत उत्साहित था। उसने अपनी तलवार पकड़ी और बाकी लोगों की तरफ कूद पड़ा। थोड़ी देर हवा में लोहे के टकराने की आवाज आई और उसके बाद एक एक करके सब लोगों ने चीखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जंगल में फिर एक बार शांति पसर गई। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा। सबके शरीर के टुकड़े यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। हालांकि ये सब उसी ने किया था, पर यह दृश्य देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो मरे हुए शूरवीर सेनापति के मृत शरीर के पास गया और उसके कपड़ों पर अपनी तलवार पर लगे खून को साफ किया। वो यहां से निकलने ही वाला था कि एक अजीब सी बदबू आसपास की हवा से आने लगी और उसने झाड़ियों में हलचल भी महसूस की। जब तक वो कुछ कर पाता, बड़ा सा खूंखार भालू बाहर निकल आया। अभिमन्यु उसका आकार देखकर कांपने लगा। ये शायद खून की खुशबू सूंघकर यहाँ थमका था और अब अभिमन्यु की ओर ही बढ़ रहा था। अब आगे क्या होगा? अभिमन्यु कैसे इस जानवर से खुद को बचाएगा?